हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू सक्सेस। यानी कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी, पहले कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। हम सोचते रहेंगे दिमाग में कि मैं कल को एक होटल खोल लूँगा, 5 स्टार होटल बना लूँगा, या फिर मैं सोच लूँ कि मैं कल को चाय के बागान खरीद लूँगी, एप्पल फार्मिंग करूँगी। सोचने से तो नहीं होगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। तो सबसे प्राथमिक चीज़ सक्सेसफुल होने के लिए एक्शन लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। The success of G20 summit hinges on a truce among fractious parties. बोल रहे हैं कि ये जो टुकड़ों में बटा हुआ ग्रुप है, झगड़ालू जो ग्रुप है, पार्टीज मतलब फ्रैक्शियस मतलब झगड़ालू और पार्टीज मतलब ग्रुप। तो G20 में बहुत सारे देश शामिल हैं। उनमें से कुछ देशों की आपस में बनती है, कुछ की नहीं बनती, कुछ की बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ की बहुत ही कट्टर दुश्मनी है, राइट। तो G20 का जो समिट हो रहा है हिंदुस्तान में, उसकी पूरी सक्सेस का जिम्मा किसके ऊपर है? जो ये झगड़ालू ग्रुप्स हैं, इनके बीच में ट्रूस मतलब कि सहमति, शांति बनी रहे, उसके ऊपर टिका हुआ है। India's big moment as host of the G20 summit will arrive this weekend. बोल रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा पल जो है वो अब आ गया है G20 समिट का होस्ट के तौर पर, जब इस वीकेंड पे ये समिट होगा। As world leaders gather in New Delhi for the main event marking the year of its presidency. जैसे ही क्योंकि अब दुनिया भर के सारे जो देश हैं वो नई दिल्ली में, देश के जो लीडर्स हैं वो नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं इस इवेंट की में हमारे देश की, इंडिया की प्रेसिडेंसी, यानी कि जो हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उसकी शुरुआत के लिए, उसकी मार्किंग के लिए सभी देश यहाँ पर आए हैं। The group is seen as a more egalitarian version of the G7 as it includes the leadership of the developing world. अब बोल रहे हैं कि ये जो है ये इक्वल है किसके? G7 का। ये G7 का ही थोड़ा और विकसित पर उसी के तरह का एक वर्जन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर्स शामिल हैं and is now the pre-eminent forum for global economic cooperation। और आज की डेट में ये सबसे प्रमुख एक प्लेटफॉर्म बन गया है, फोरम बन गया है, ग्रुप बन गया है सबसे प्रमुख, किसके लिए? ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए। At the start of its presidency last December, it was clear that India would be hamstrung by several events. अब पिछले साल दिसंबर से हमारे इसकी अध्यक्षता स्टार्ट हुई है, जब से हम पिछले साल दिसंबर से इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो शुरुआत से ही ये चीज़ साफ हो गई थी कि यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होंगे जहाँ पे हम असहाय या फिर बिल्कुल असमर्थ अपने आप को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पे जो रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं चल रहा, राइट। किसी भी देश का कोई जोर नहीं चल रहा। बहुत देशों ने यूक्रेन की सहायता करके देख लिया, रशिया को समझा के देख लिया, दोनों देशों का साथ ना दे के देख लिया, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और क्योंकि G20 में रशिया भी शामिल है, तो फिर वही चीज़ हो जाएंगी कि पिछले साल जैसे हुआ था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाए थे, तो वैसी स्थितियां यहाँ पे बन सकती हैं। फिर उसके बाद में इंडिया चाइना के बीच में भी डिस्टर्बेंस चल रही है काफ़ी लंबे समय से, जिसकी वजह से हमारी ऑफिशियल बातचीत बंद है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत से ही पता था कि कई सारे ऐसे पहलू आएंगे जिनमें इंडिया अपने आप को असहाय महसूस करेगा, जिसपे हमारा कोई भी बस नहीं चल सकेगा। द ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स, फिर दुनिया भर में जो इकोनॉमिक हेडविंड्स मतलब देखो ये प्लेन, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। सपोज करो ये प्लेन है, ये प्लेन का फ्रंट हिस्सा है और ये प्लेन का बैक हिस्सा और ये उसकी टेल है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ये उसकी टेल है। तो हेड विंड्स मतलब सामने से आने वाली विंड्स जो उसको रुकावट देती हैं, और टेल विंड्स मतलब पीछे से आने वाली विंड्स जो उसको सपोर्ट देती हैं, आगे बढ़ने के लिए सहारा देती हैं। ठीक है, तो हेड विंड्स मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमिक में रुकावट आई है,
exacerbated by COVID-19, जिसको कि COVID-19 पेंडेमिक ने और बिगाड़ दिया, meant a challenging environment for New Delhi in ensuring that all countries were willing to contribute. तो ये क्या है, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग, बहुत ही एक प्रतिकूल स्थिति बन गई थी हिंदुस्तान के लिए. किस चीज़ के लिए? कि हम लोग जो भी इसकी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं, उनको प्रेरित कर सकें. देखो, सभी देशों में ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, सभी के पास में महंगाई उसी तरीके से चल रही है, राइट. तो फिर ये कर पाना कि भाई आप ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान दो, आप क्लाइमेट फाइनेंसिस के ऊपर भी हमें फंड्स दो, हम क्योंकि फंड्स तो चाहिए, फंड्स के बिना तो काम नहीं हो सकता. हेल्थ के ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, पॉवर्टी को घटाने की कोशिश करें. ये सारे जो मुख्य पहलू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, इनके ऊपर बाकी कंट्रीज को कोऑपरेट करने के लिए प्रेरित करना हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है. कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर इम्पेरेटिव्स सच एज क्लाइमेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिवेशन. तो ये वही सारे पॉइंट्स हो गए. The Ukraine conflict and the sanctions against Russia were next. फिर इसमें और एक और चैलेंज क्या था कि यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है और रशिया के विरुद्ध जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, वो भी एक चैलेंज है. अब रशिया के विरुद्ध सैंक्शंस लगाने का मतलब ये हुआ कि हमारे को, हिंदुस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा था ना कि भाई आप रशिया से ऑयल मत लो, आप रशिया से ऑयल मत इंपोर्ट करो, है ना. तो यही चीजें हमारे लिए यहाँ पे भी चैलेंज बन रही हैं. प्रैक्टिकली स्प्लिटिंग द G20 डाउन द मिडल. तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ने, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए, इन दोनों घटनाओं ने क्या किया, G20 को बिल्कुल बीचों बीच काट दिया, यानी कि दो गुटों में डिवाइड कर दिया. दिस मेड फॉर्जिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट इवन लास्ट ईयर डिफिकल्ट. और इन्हीं कारणों की वजह से पिछले साल भी हम जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाए थे. ठीक है. But Indonesian President Joko Widodo was able to ensure a tenuous consensus by traveling to Moscow and Kyiv and enlisting India's support. बोल रहे, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, उन्होंने काफी हद तक एक कमजोर सा कंसेंसस बना लिया था कुछ मुद्दों के ऊपर. कुछ बातचीत जो हुई थी उनमें से कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक थोड़ा हल्का फुल्का सा, पर फिर भी कंसेंसस बन गया था, यानी कि स्वीकृति बन गई थी, सबका सहयोग उसमें बन गया था. और वो कैसे बना था? क्योंकि उनको रशिया को जाके, मॉस्को जाके, रशिया जाके उनसे बातचीत करनी पड़ी, उनको मनाना पड़ा. और सिमिलर टाइम पे उनको यूक्रेन जाके, खाइव मतलब यूक्रेन जाके वहां को प्रेसिडेंट्स को, पार्टीज को मनाना पड़ा और फिर इंडिया से सपोर्ट उनको हासिल करना पड़ा, तब जाके हल्का फुल्का कंसेंसस बन पाया. इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑल्सो केम एमिस्ट कंटिन्यूइंग बायलैटरल टेंशन विद चाइना ओवर इट्स बॉर्डर मूव्स. बोल रहे हैं. और इंडिया का जो अध्यक्षता का जो ये स्तर आया है, दौर आया है, ये भी उस समय में आया है जब हमारे द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं चाइना के साथ में, बॉर्डर मूवमेंट्स को लेके वो खराब चल रहे हैं. हमने 2019-20 के बाद से हमारी उनके साथ में बातचीत बंद है. ठीक है. कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो रहा, बस मिलिट्री स्तर पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है ताकि सोल्यूशन निकाला जा सके. This has become an additional problem for India's G20 Sherpa team as China has played spoiler at many a meeting. बोल रहे हैं. तो ये क्या हो गया, इसने क्या किया, इसने हमारी जो G20 की टीम है उसके लिए ये भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि चाइना ने बहुत जगहों पे स्थिति को, चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करी है बहुत सारी मीटिंग्स में. ठीक है. The government's decision to hold the G20 summit 2 months early instead of in November, the practice has given officials less time to ensure that leaders' declaration is ready. तो बोल रहे हैं फिर उसके बाद हमारी सरकार ने क्या किया कि ये G20 समिट जो है वो 2 महीने बाद नवंबर में होने वाला था, बट हमने 2 महीने पहले ही इसको आमंत्रित कर दिया और स्टार्ट कर दिया. तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको कम टाइम मिला ये इंश्योर करने में कि सभी देश के नेताओं का, जो भी लीडर्स यहाँ पे शामिल होंगे, उनके डिक्लेरेशन यानी कि भाषण जो भी उनने अपने विचार प्रदर्शित करने हैं. अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे जाते हैं और वहीं पे ऑन द स्पॉट कुछ डिसाइड करते हैं. उनकी सलाहकार समिति पूरी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, पहले से चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स उनके पास होते हैं कि हाँ हमने इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करनी है. फिर उसके ऊपर फिर सारा सोच समझ के विचार किया जाता है हमारे देश के कानूनों के अनुसार, उनके देश के कानूनों के अनुसार. तो यहाँ पे
उनको इतना टाइम नहीं मिला कि सभी देशों के लीडर्स की डिक्लेरेशन रेडी कर पाए. Some of the heavy lifting on building consensus will now be left to Prime Minister नरेंद्र मोदी to handle. तो अब इस वजह से क्या हुआ है कि अब जो ज़्यादा भार आ गया है कि सभी देशों के लीडर्स के अंदर एक सहमति बनाई जा सके, उसका ज़्यादा सारे का सारा दारोमदार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आ गया है कि अब उनको ऑन द स्पॉट चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी. ठीक है, जैसे स्थिति बनेगी वैसे उनको ऑन द स्पॉट हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो सभी देश के लीडर्स से उनके डिक्लेरेशन ले सके, उनकी पॉइंट्स ले सकें बातचीत के. ठीक है, तो इसलिए अब सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आ गया है. In the face of such odds, India's efforts to ensure the vitality of the G20 process has been valiant and also a well thought out one. बोल रहे हैं इस सब चीज के बावजूद इंडिया के जो प्रयास हैं कि वो क्या करें, वो जो ये डायनामिक्स हैं, ये जो एनर्जी है उसको बनाए रखें G20 प्रोसेस की, ये क्या है, बहुत ही वेलिएंट है, बहुत ही ब्रेव हमारे एफर्ट्स हैं और बहुत ही सोच समझकर सोचे हुए प्लान किए हुए एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं. मिस्टर मोदी मेड इट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इंडिया वुड नॉट टेक साइड्स इन द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट. अब जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी कि भाई आप किसी एक का साथ दो, किसी एक की साइड लो, किसी एक की साइड लो, आप रशिया के अगेंस्ट में बोलो, आप रशिया के कंडेम करो, है ना. तो लेकिन इंडिया ने बहुत मजबूती से उस चीज़ को मना करा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, मना कर दिया, पूरा खारिज कर दिया. उन्होंने बोला कि हम दोनों में से किसी को भी ना इसकी सहमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं, ना ही हम निंदा करते हैं. तो ये क्या हुआ कि इंडिया ने शुरू से अपना पॉइंट क्लियर रखा था कि भाई हम किसी का भी साइड नहीं लेने वाले, एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द ग्लोबल साउथ. और बल्कि हमने क्या किया, ये जो एक दो गुटों में बंटने वाला सिनेरियो था रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, उसमें हमने क्या किया, हमने ग्लोबल साउथ के इश्यूज के ऊपर फोकस करा. ठीक है, हमने यूएन काउंसिल में जो मिलेट्स हैं उनका ये ग्लोबल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करवाया, उनके ऊपर प्रेशर डाल के, उनके ऊपर हमने अपने पॉइंट्स रख के ग्लोबल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कराया. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमने पहलू हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करा, इंस्टेड ऑफ केवल रशिया यूक्रेन वॉर करने के. होल्डिंग अ समिट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पुटिंग इश्यूज ऑफ फूड. देखिए जैसे हमने क्या क्या किया, हमने किया डेवलपिंग कंट्रीज का एक समिट ऑर्गेनाइज कराया, फूड के ऊपर जो परेशानियां हैं उनके ऊपर हमने चर्चा करी, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस अबव जियोपॉलिटिकल इश्यूज. हमने इन सब चीजों को, ये जो दो देशों के बीच का संघर्ष है जिसमें उनकी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज शामिल हैं, उसके ऊपर निपटने की बजाय हमने बाकी और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो इस सब चीज में छूटती जा रही थी उनके ऊपर हमने चर्चा करी. इंडिया इवन होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. इंडिया ने और एक नया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी ऑर्गेनाइज करा. मिस्टर मोदी ऑल्सो कैंपेन द इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20. और हमने क्या करा, मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल करने के लिए कैंपेन चलाया, विच विल बी अ फेदर इन इंडियाज कैप इफ इट गोज थ्रू. और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अफ्रीकन यूनियन अगर इसका पार्ट बन जाता है G20 का, तो ये हमारे एक और हमारे लिए एक मेडल होगा, एक और ट्रॉफी होगी हमारे शेल्फ पे कि हम ये काम भी सक्सेसफुली कर पाए. Internally, the Indian G20 presidency has been marked by a distinct effort to democratize the process by holding 220 meetings across 60 Indian cities. बोल रहे हैं कि और अगर आंतरिक तौर पे देखा जाए तो G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये बहुत ही एक डिस्टिंक्ट अलग एक एफर्ट है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, इसको भी डेमोक्रेसी के दायरे में लेकर आ रहे हैं. कैसे कि हम क्या करने वाले हैं, 220 मीटिंग्स करवाने वाले हैं इंडिया के 60 अलग अलग शहरों में. ठीक है, विच दो क्लोजली एक्सपेंसिव, जो कि हालांकि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे बहुत महंगा पड़ने वाला है, हैज इंश्योर्ड
शोकेसिंग ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। पर इसने क्या किया है, हिंदुस्तान की विविधता को उनको दिखाने के, जो बाहर के देश के लोग आएंगे, लीडर्स आएंगे, उनको हमारे देश की विविधता दिखाने का एक मौका मिल रहा है। एक बेनिफिट क्या हो सकता है इसका, कि हम जो यहाँ पे मेड इन इंडिया कैंपेन्स हम चला रहे हैं, उसके लिए हमें बेनिफिट मिले कि अलग अलग देशों से हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या उनके कंपनीज का यहाँ पे ऑफिसेस खोलना, ये सब चीजें हो पाए पॉसिबल। इंडियाज G20 मूवमेंट इज ऑलरेडी मेमोरेबल। हिंदुस्तान G20 का अध्यक्ष बना है, ये पल अपने आप में बहुत यादगार है। बट द डेज अहेड विल बी क्रूशल इन सीमेंटिंग इट्स लेगेसी। लेकिन जो आने वाले दिन हैं, आने वाले जो समय है जब हम इसकी अध्यक्षता करेंगे, और ये जो हमने 220 मीटिंग्स करवानी है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी हमारे देश की लेगेसी को बनाने के लिए। दैट लेगेसी हिंजेस ऑन इंश्योरिंग अ ट्रूथ अमंग इट्स फ्रैक्शियस मेंबर्स। और ये लेगेसी, ये जो हमारे देश के लिए हमने एक गौरव का पल बनाना है, गौरवपूर्ण स्थिति बनानी है, विरासत बनानी है, ये क्या है, ये पूरी तरीके से ये जो लड़ाई झगड़े वाले देश है ना, जो मेंबर्स हैं, जो जिनके आपस में नहीं बन रही है, चाहे हम और चाइना भी हैं, हम लोगों के बीच में जितनी शांति बनी रहेगी उतना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जितनी हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, उतना हमारे लिए ये कर पाना कि हम अपना एक नाम इतिहास में दर्ज करवा पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट अलाउज फॉर कंसेंसस ओवर द विजन ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये जो ट्रूस है, जो शांति है इन लड़ाई झगड़ा वाले देशों के बीच में, यही क्या करेगा, एक मत कंसेंसस बना पाएगा, एक मत बना पाएगा हमारा जो विजन है कि एक धरती, एक परिवार, एक फ्यूचर। वसुदैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं हम कि सारी सृष्टि, सारा धरती हमारा एक परिवार है, इस विजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी देशों के बीच में शांति जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग inferences can be made about G20 summit under India's presidency। यानी कि हिंदुस्तान की अध्यक्षता के अंदर G20 समिट किस तरीके से फले फूलेगा, क्या उसके बारे में बात कही गई है, ये हम कौन सी स्टेटमेंट से बता सकते हैं। The G20 summit under India's presidency was conducted with ease due to lack of any global challenges। ये तो बिल्कुल गलत है। रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड पेंडेमिक, उसके बाद में इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसके बाद में इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये क्लियर कट इशारा करती हैं डिफिकल्टीज और चैलेंजेस की तरफ। इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना वॉज स्मूथ, इनकरेक्ट। द अर्ली शेड्यूलिंग ऑफ G20 समिट गेव ऑफिशियल्स एम्पल टाइम। जब हमने समय से पहले कोई चीज कर दी तो क्या हमें एम्पल टाइम मतलब भरपूर समय मिल गया, तो भरपूर तो नहीं मिला ना समय, हमें तो समय की कमी हो गई, तो ये भी गलत है। द सक्सेस ऑफ G20 समिट इन दिल्ली रिलाइड हेविली ऑन इंडियाज एबिलिटी टू ब्रिज डिवाइड्स एंड फैसिलिटेट कंसेंसस अमंग द मेंबर नेशंस। बिल्कुल करेक्ट है कि पूरा का पूरा दारोमदार अब कि हम जो मतभेद हैं जिन देशों में, उनको कैसे हम कम कर सकें या उनके अंदर ये ओपिनियन बना सकें कि हम कुछ मुद्दों के ऊपर एक कंसेंसस बना पाए, इसके ऊपर निर्भर करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Considering the passage, which factor contributed to Indonesia being able to achieve a consensus amidst the G20 tensions? बोल रहे हैं G20 देशों के बीच में मतभेद होने के बावजूद भी क्या कारण है कि इंडोनेशिया जो है वो कंसेंसस का एक मतलब सबकी की सहमति हासिल कर पाया। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो मॉस्को गए थे, उन्होंने मॉस्को के ट्रिप्स करे, काइव के यानी कि यूक्रेन के ट्रिप्स करे, और फिर उन्होंने इंडिया से भी सपोर्ट हासिल करा। इस वजह से वो थोड़ा बहुत कंसेंसस बना पाए। इंडियाज डिसीजन टू होल्ड द G20 समिट 2 months अर्ली, ये तो उनके किसी फायदे का नहीं था ना। द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस intensified by the COVID-19 pandemic, incorrect. Indonesian President Joko Widodo's trips to Moscow and Kyiv and securing India's backing, option C is correct. Which of the following statements about G20 summit in Delhi under India's presidency is incorrect? G20 is seen as more egalitarian version of G7। बिल्कुल करेक्ट है, ये है ना, उसी से मिलता जुलता बट उससे बेहतर एक वर्जन देखा जाता है जो G20 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं।
दूसरा, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ट्रैवल टू मॉस्को एंड काइव टू क्रिएट अ कंसेंसस विदाउट इंडिया सपोर्ट। इसमें इंडिया का सपोर्ट नहीं था शामिल, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, इंडिया का सपोर्ट तो शामिल था, है ना। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to passage, which of the following best represents India's approach during its G20 presidency? क्या है इंडिया की अप्रोच? इंडिया साइडेड विद स्पेसिफिक कंट्रीज, बिल्कुल गलत है। इंडिया ने किसी का भी साथ नहीं दिया है, किसी के भी एक के पक्ष में बातचीत नहीं करी है। इंडिया फोकस प्रीडोमिनेंटली ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इनकरेक्ट है। उन्होंने उसको छोड़ के जो ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करी। India emphasized issues that largely affect developing countries and global unity. Option C is correct. Which of the following best describes the tone of the passage regarding India's role in G20? तो भाई देखो, इंडिया का जो भी अभी तक योगदान रहा है, जैसे कि उनने बाकी जब देश दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में, गुटों में बटे हुए थे, तब भी हमने क्या किया, ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट की बात करी, ओवरऑल दुनिया के डेवलपमेंट की बात करी, फूड क्राइसिस के ऊपर, क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर, हमने इन सब चीज़ों के ऊपर बात करी। ठीक है, तो ये क्या किया, उन्होंने बहुत सारे हमारे अप्रिशिएशन करा है इंडिया का, कि इंडिया जिस तरीके से कर रहा है। और फिर उन्होंने आगे भी बोला कि हमने बहुत सोच समझकर प्लानिंग करके ये कुछ इसके मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी हैं, और हम जो दुनिया को जो अब ये G20 के समिट हो रहे हैं, इसको भी हमने डेमोक्रेसी के दायरे के अंदर ले आए हैं। सो अप्रिशिएटिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What was a significant effort made internally by India during G20 presidency? क्या किया था एक significant effort? तो internally हमने क्या किया, by solely hosting meetings एक in Delhi, केवल दिल्ली में तो meetings नहीं कर रहे ना, by limiting the discussion only to economic matters and sidelining other issues, ये भी incorrect है। by hosting 220 meetings across 60 Indian cities to showcase India's diversity, option C is correct। What is the main theme of the passage? The economic impact of COVID-19 pandemic on global economies, incorrect. The challenges and accomplishments of India's presidency during G20 summit, कि उसके सामने क्या क्या challenges आएंगे और अभी तक हमने क्या हासिल किया है अपने G20 summit के दौरान में। So option B is correct। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा अंडरलाइंड है, हमने देखना है कि हम इसको किस ऑप्शन से हम चेंज कर सकते हैं। द कमांडर्स एंटर्ड बाय फोर्स इनटू टेररिस्ट कैंप। तो जब हम बोलते हैं ना कि आपने कहीं पे किसी के घर में धक्का मुक्की या जोर जबरदस्ती करके आप घुस गए, कोई व्यक्ति घुस गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो पास्ट की बात है, तो कमांडर्स ब्रोक इनटू, ठीक है। एंटर बाय फोर्स मतलब ब्रोक इनटू, तो ब्रोक डाउन मतलब तोड़ना, ब्रोक विद, ब्रोक इनटू, ब्रोक ऑफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। मेकिंग, MAKING, हेल्थ केयर के स्पेलिंग गलत है, HEALTHCARE, हेल्थ केयर। मोर अफोर्डेबल इज समथिंग आई वुड डू एज प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत है, सी नहीं आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट की स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। मेकिंग हेल्थ केयर, अगेन हेल्थ केयर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, अफोर्डेबल की इनकरेक्ट है, बाकी सही है। मेकिंग हेल्थ केयर सही है, मोर अफोर्डेबल भी सही है, इज समथिंग आई वुड डू एज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिसीट, RECEIPT, receipt is correct. Technically is correct. Harassment is incorrect. HARASS, harass, MENT, harassment, ठीक है। So option C is correct. Yesterday I ate only a dash of apples for my dinner. तो apples अगर अ लिखा है, हम एक की बात कर रहे होते तो एप्पल्स नहीं होता, एन एप्पल होता, ठीक है। हम एप्पल्स का कुछ क्या होगा, पेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, पेयर, एक ग्रुप, जोड़ा, एप्पल्स का एक जोड़ा मतलब दो एप्पल्स खाए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आफ्टर
The financial discrepancies were found in the audit. The CFO was on the mat with the board of directors. तो बोल रहे हैं कि जब ऑडिट में कुछ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज यानी कि त्रुटियां पाई गई, कमियां पाई गई, तो जो CFO थे वो क्या थे, ऑन द मैट, वो मैट पर आ गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में. तो मैट पर आना का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है कि उनको जांच के घेरे के अंदर और निंदा की गई उनकी, उनको क्रिटिसाइज करा गया और जांच के घेरे के अंदर लाया गया. टू बी प्रेज्ड, अगर कमियां पाई गई होंगी तो तारीफ तो नहीं की होगी होंगी ना. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. टू बी अंडर स्क्रूटिनी और क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट. टू बी रिलैक्सिंग, अब आपको पता है कि आपकी कोई गलती पकड़ी गई, आप आराम कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, नहीं ना. टू बी प्रोमोटेड, आपकी गलतियां पकड़ी जाएंगी तो आपका प्रमोशन तो कभी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी, टू बी अंडर स्क्रूटिनी यानी कि जांच के दायरे में या क्रिटिसिज्म के दायरे में लेकर आना. The crash landing of Luna 25, the Russian spacecraft that was scheduled to reach the moon a couple of days ahead of India's Chandrayaan 3. बोल रहे हैं जो चंद्रयान 3 के कुछ दिन पहले रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट पहुंचने वाला था मून के साउथ पोल रीजन में, वो जब क्रैश लैंड हुआ, डैश is a dash reminder of uncertainties involved in making a landing on extraterrestrial services. वो एक रिमाइंडर है. अब कैसा रिमाइंडर है, हार्श रिमाइंडर है, स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है, ठीक है. उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि किस तरीके का रिमाइंडर है. तो वो एक रिमाइंडर है कि अभी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि धरती के बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके ऊपर लैंडिंग करवाना कितना डिफिकल्ट टास्क है, उसके अंदर कितनी अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं. In the last 4 years, spacecraft from 4 different countries have tried to land on the moon and failed. बोल रहे हैं पिछले 4 सालों में 4 अलग अलग देशों के स्पेसक्राफ्ट हमने लैंड करवाने की कोशिश करी है मून पे, पर सभी फेल हो गए. For each one of these countries, Israel, India, Japan and Russia, it was the first attempt to land on the moon. और बोल रहे ये चारों वही देश थे जो पहली दफा मून की सतह के ऊपर लैंड करने वाले थे. अब ऐसा नहीं है कि मून के ऊपर इन्होंने पहले कोई भेजे नहीं, बट एक होता है क्रैश लैंडिंग करवाना, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और उसके ऑर्बिट में चक्कर करवाना. तो बाकी चीजें शायद हो सकता है करी हों, बट सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे पहली बार करवाने जा रहे थे ये लोग. It was the first attempt to land on the moon. Each one of them failed in the last stage. और ये चारों के चारों देश जो है लास्ट स्टेज पे जाके फेल हुए हैं, जस्ट अहेड ऑफ और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग. यानी कि लास्ट स्टेज में फेल हुए हैं, जो कि या तो जस्ट लैंडिंग से पहले या लैंडिंग के दौरान. ठीक है. It may have sounded alarmist then, but former ISRO chairman K. Shivan's 15 minutes of terror बोल रहे हैं कि उस टाइम पे तो ये बड़ा ही चिंताजनक लगा होगा, लेकिन जो पहले इससे पहले के इसरो चेयरमैन के शिवन है, उनका एक स्टेटमेंट है, 15 मिनट्स ऑफ टेरर remark in the context of Chandrayaan 2 mission was a realistic description of the final stages of a moon landing. तो बोलो उस टाइम पे तो ये बड़ा ही चिंताजनक होगा, बट उनका ये जो रिमार्क था कि वो 15 मिनट जो होते हैं ना, वो बहुत डरावने भयानक 15 मिनट होते हैं, वो एक्चुअल में चंद्रयान 2 मिशन का फाइनल स्टेजेस जब वो मून के ऊपर लैंड करने वाला था और फिर क्रैश लैंड कर गया था, उन 15 मिनट का डिस्क्रिप्शन देता है कि वो कितना टेंशन वाला माहौल होता है. In a sense, the name Luna 25 was misleading. अब आते हैं Luna 25 के ऊपर. Luna 25 का जो नाम है वो एक तरीके से मिसलीडिंग है, यानी कि कुछ भ्रमित करता है हमें. It would be dash to think that this particular mission was continuation of the Luna series. बोल रहे हैं अब हो सकता है कि ये गलत होगा सोचना या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा सोचना कि ये जो मिशन है लूना 25, वो जो पहले 1970s और 60s के दौरान में सोवियत यूनियन द्वारा लूना सीरीज चलाई गई थी, उसका ही कंटिन्यूड वर्जन है. ये बिल्कुल डिफरेंट मिशन है उससे. ऑफ मून प्रोब्स लॉन्च्ड बाय देन सोवियत यूनियन इन 1960s एंड 70s. ठीक है, कि ये वो लूना सीरीज का पार्ट नहीं है, ये वो लूना सीरीज का कंटिन्यूएशन नहीं है, बट इसका नाम इस तरीके का है जिससे लोगों को भ्रमित हो जा रहे हैं कि शायद उसी लूना सीरीज का कंटिन्यूएशन वर्जन है ये. The current round of moon missions are dash different from those that were sent off half a century ago. तो बोल रहे हैं ये जो करंट मून मिशन स्टार्ट हुए हैं ये उन मिशन से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं जो लगभग आधे सेंचुरी
यानी कि 50-60 साल पहले लगभग हुए थे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। द टेक्नोलॉजी and materials are new, the fuel is new and even the purpose and motivation is very different। तो बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है, जो मटेरियल हम पदार्थ हम यूज कर रहे हैं वो नए हैं, उसके अलावा जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो नया है, और अब मोटिवेशन की किस कारण से हम वहाँ पे जा रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं, हमारा नज़रिया जो है, हमारा दायरा जो है वो सब डिफरेंट है। It is no surprise then that when countries resumed their interest in going to the moon in this century, they began almost from dash with the orbiter missions। बोल रहे हैं तो इसीलिए ये कोई अचंभा नहीं होगा कहना कि इस सदी में जब देशों ने, सभी कंट्रीज ने वापस से मून मिशन स्टार्ट करे, मून के अंदर अपने इंटरेस्ट जताना स्टार्ट करा, तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्क्रैच से या बिल्कुल जीरो से या बिल्कुल फ्रेश उनने स्टार्ट करी है ऑर्बिटर मिशंस के साथ में। अब चलते हैं फर्स्ट की तरफ। द क्रैश लैंडिंग ऑफ लूना 25 रशियन स्पेसक्राफ्ट दैट वाज शेड्यूल्ड टू रीच the moon a couple of days ahead of India's Chandrayaan 3 is a dash reminder। अब किस तरीके का रिमाइंडर है? ग्रिम का मतलब है कठिन या गंभीर, प्लैंड मतलब सोचा समझा हुआ, योजित किया हुआ, लेमेंटेबल का मतलब होता है दुखद, और आउटवर्ड मतलब बाहरी। तो यानी कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट, कठोर, कठिन, गंभीर एक रिमाइंडर है। ऑप्शन ए गंभीर इज करेक्ट, ग्रिम इज करेक्ट। It would be dash to think that this particular mission was continuation। तो ये क्या होगा? गलती होगी, त्रुटि होगी, भ्रम होगा। इंटेंस मतलब बहुत गंभीर, क्रूशल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, चैलेंजिंग बहुत ही चुनौतीपूर्ण, और एरनियस मतलब कि गलत, भ्रमित करने वाला होगा, अगर हम ये समझें कि ये लूना सीरीज का कंटिन्यूएशन वर्जन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द करंट राउंड ऑफ मून मिशंस आर डैश डिफरेंट, आर अल्टीमेटली मतलब अंत में, ड्रास्टिकली मतलब कि बहुत अधिक बदलाव के साथ में, बहुत चेंज है इसमें। प्लेजेंट्री मतलब कि मजेदार ढंग से, और इंसीडियसली मतलब कि धीरे धीरे या धोखा देने वाले तरीके से। तो हमें मतलब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंट है, बहुत ही बड़े पैमाने पे डिफरेंट है, चेंज है दोनों मिशंस के बीच में। It is no surprise then that when countries resumed their interest in going to the moon in this century, they began almost from, कहाँ से स्टार्ट किया होगा? इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ, स्क्रैच मतलब बिल्कुल शून्य से, जीरो से, क्रॉनिकल मतलब इतिहास से, और इन द एंड मतलब अंत में। तो यहाँ पे उन्हें स्क्रैच से स्टार्ट किया ना, सो ऑप्शन बी स्क्रैच इज करेक्ट। द ओशियंस होल्ड untrammeled opportunities for the prosperity of our planet। untrammeled मतलब भरपूर मात्रा में, बिना किसी रुकावट के, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ओशंस के अंदर अपॉर्चुनिटी है हमारे प्लैनेट को प्रॉस्पर, फलता फूलता और परिपूर्ण बनाने की। द ओशियंस आर रिजर्वोयर्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, critical regulators of the global weather and climate। बोल रहे हैं ओशंस जो है वो बायोडाइवर्सिटी का, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का भंडारण है। यहाँ पे बहुत मुख्य, अभी आपको पता है हम जो एल नीनो इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो भी ओशन करंट्स की वजह से ही होता है। तो दुनिया भर के वेदर और क्लाइमेट को ये रेगुलेट करते हैं। support the economic well-being of billions of people in coastal areas। और जो तटीय इलाकों पे लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जो तटीय इलाकों पे लोग रहते हैं, उनकी इकोनॉमी का ये संसाधन है। The term blue economy includes not only ocean-dependent economic development but also inclusive social development and environmental and ecological security। एक ब्लू इकोनॉमी टर्म दी गई, इसका मतलब केवल ओशन के ऊपर निर्भर होने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, बल्कि सभी सामाजिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल जो कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं उनके बारे में सोचना, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी यानी कि बैलेंस बनाना डेवलपमेंट के बीच में और एनवायरमेंट को सस्टेन बना के रखने के बीच में, उन सभी स्टेटमेंट्स का, टर्म्स का मिला जुला मिश्रण है ब्लू इकोनॉमी।
The G20 countries together account for around 45% of the world's coastlines and over 21% of the exclusive economic zones. बोल रहे हैं G20 देश जो हैं उन्हीं के पास में 45% दुनिया भर के जो कोस्ट लाइन है, तटीय इलाके हैं, उनका 45% हिस्सा किनके पास है? G20 कंट्रीज के पास है. एंड ओवर और 21% तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, यानी कि केवल किसी देश के अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले जोन्स हैं. It is therefore not surprising that the most prosperous cities and countries are endowed with the coast. और इसीलिए ये कहना और सोचना गलत नहीं है कि दुनिया की जो सबसे मजबूत और फलने फूलने वाली सिटीज़ या कंट्रीज़ हैं वो तटीय इलाकों वाली हैं. ठीक है. Recognizing the contribution of ocean economy for sustainable development, Prime Minister Modi said, To me, the blue chakra in India's flag represents the potential of the ocean economy. तो इन चीज़ों को समझते हुए इन्होंने और ब्लू और ओशन इकोनॉमी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस चीज़ को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए हिंदुस्तान का जो फ्लैग है, झंडा है, उसमें जो नीला चक्र है उसका अर्थ है जो हमारे ओशन इकोनॉमी का पोटेंशियल है वो. उनने बताया कि ब्लू चक्र का मतलब है हमारी ओशन इकोनॉमी की पोटेंशियल. तो देखो अब सबसे फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है जहाँ पे हमारी ओशन होल्ड्स अनट्रैमल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर प्लैनेट, ये जिक्र किया गया, यानी कि हमारे प्लैनेट को फलने फूलने के लिए ओशंस की जरूरत है. तो फिर वो आगे बोलते हैं इसीलिए ये बात ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि ज़्यादातर प्रॉस्परस जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे प्रॉस्पर की बात की गई, प्रॉस्पेरिटी की बात की गई, और उसी को आगे कंटिन्यू किया गया कि इसलिए ज़्यादा सोचने समझने वाली या ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ या सिटीज़ जो ज़्यादा डेवलप्ड है या प्रॉस्पर हैं वो तटीय इलाकों वाली हैं. तो ये हमारा डी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. अब ऑप्शन में देखो, ए में है डी स्टेटमेंट और डी में है डी स्टेटमेंट, बी और सी हटा दो. फिर इसके बाद बोलते हैं कि G20 का भी समिट चल रहा है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि G20 कंट्रीज जो हैं वो टोटल 45% ग्लोबल कोस्टलाइन को होल्ड करती हैं और 21% जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि द ओशंस जो है वो भंडारण है बायोडाइवर्सिटी का और रेगुलेटर हैं ग्लोबल वेदर और क्लाइमेट और सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ बिलियन ऑफ कोस्टल पीपल ऑन द कोस्टल एरियाज. ये हो गया थर्ड पॉइंट. और फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा बी पॉइंट, जहाँ पे इन सब बातों को देखते हुए हमने क्या किया, ब्लू इकोनॉमी टर्म दी जिसका मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट. ठीक है. तो और फिर उसी ब्लू इकोनॉमी को आगे डिफाइन करते हुए बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को समझा और उन्हें ब्लू चक्र का जो बताया कि वो किस लिए है, पोटेंशियल ऑफ ओशन इकोनॉमी. सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है डी सी ए बी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The modern cities of today have sky-touching flats and apartments as part of their housing system. बोल रहे हैं आज के दिन के जो मॉडर्न शहर हैं वहाँ पे बहुत गगनचुंबी इमारतें हैं, उसके अंदर लोगों के फ्लैट्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं. फिर और ये क्या है, उनके हाउसिंग सिस्टम का एक जरिया है, एक पार्ट है. यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था, एक सिंगल स्टोरी मकान होएगा इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का, या ज़्यादा से ज़्यादा डबल स्टोरी, ज़्यादा अमीर है तो डबल स्टोरी बना लेगा, राइट. और खुले खुले मकान. अब क्या है, हमारी बिल्डिंगें लंबी हो गई हैं, मकान वो एक कुछ स्क्वायर फीट्स के अंदर सिमट के रह गया है, जहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतों में या तो फ्लैट या अपार्टमेंट हमारे होते हैं और उसी को हम अपना घर कहते हैं. The traditional house with only a ground floor, verandas and cow dung painted. अब आगे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट की जो हमारे ट्रेडिशनल यानी कि पुराने ज़माने के जो घर होते थे जिनमें केवल ग्राउंड फ्लोर होता था, वेरांडाज होते थे और काउ डंक से पेंटेड यानी काउ डंक से लिपी हुई क्या चीज़ कुछ होता होगा. ठीक है. आर एंसेस्टर्स यूज्ड टू लिव इन सच हाउसेस. सच बोला गया है तो यानी कि क्यू स्टेटमेंट के बाद में आ रहा है कि ऐसे घरों में हमारे पुराने ज़माने के घर में हमारे पूर्वज ही रहते थे.
आउटर वॉल्स इज नाउ हिस्ट्री। अब काउ डंग पेंटेड आउटर वॉल्स, यानी कि क्यू को कंप्लीट कर रहा है एस स्टेटमेंट, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और एस के बाद में आएगा कि इस तरीके के घरों में हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज रहा करते थे, क्यू एस आर। अब देखो क्यू एस आर, क्यू के बाद में एस, एस के बाद में आर, इसमें आ रहा है, यहाँ पे आर पहले आ रहा है, एस फिर क्यू आ रहा है, ये इनकरेक्ट है। एस आर क्यू इनकरेक्ट, क्यू एस आर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, ये दो हमारे पास अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। तो अब देखो पहला बताया गया कि मॉडर्न शहर जो है वहां पे तो गगनचुंबी इमारतें हैं और ये हाउसिंग सिस्टम है। फिर उसका कंपैरिजन किया गया पुराने जमाने के घरों के साथ में कि पुराने जमाने में इस तरीके के घर होते थे जहां पे हमारे पूर्वज रहा करते थे। सो यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी क्यू एस आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एडेज नो वन इज परफेक्ट फिट्स अस द मॉर्टल्स टू अ टी। बोल रहे हैं कि ये जो कहावत है, मुहावरा है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ये हम जो नश्वर मनुष्य हैं, यानी कि हमारा अंत हो सकता है तो हम नश्वर हैं, हम जो नश्वर मनुष्य हैं उनको ये पूरी की पूरी टर्म फिट बैठती है। टू अ टी का मतलब है कि परफेक्ट का टी जो है ना, यहाँ तक की पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठती है, फिट बैठती है। We all are born with certain qualities, positive, studious, religious and negative, greedy, selfish। बोल रहे हैं हम सब पैदा होते हैं कुछ क्वालिटीज लेकर। पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी जैसे कि पढ़ाकू है, धार्मिक है, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होंगी जैसे लालची है, स्वार्थी है, which cannot be branded as either positive or negative, जो कि किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले कुछ होगा इसके पहले जिसको बोला गया कि ये चीज जो है किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन क्वालिटीज, बोल रहे हैं यहाँ और भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। फिर हम समझ गए कि और भी कुछ क्वालिटीज होती है जो कि ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती हैं। तो हम समझ गए कि ये वो क्वालिटीज की बात की जा रही है जो कि किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हैं। तो एस के बाद में क्या होगा, आर स्टेटमेंट होगा इमीडिएट बाद में। देखो यहाँ पे एस के बाद में पी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, यहाँ पे आर पहले आ रहा है, एस बाद में आ रहा है, यहाँ पे एस के बाद में आर आ रहा है, और डी स्टेटमेंट में भी एस के बाद में आर आ रहा है। तो यानी कि ए और बी तो एलिमिनेट हो गए, बचे सी स्टेटमेंट और डी, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट होगा जहां पे प्रोवर्ब देके इस चीज की शुरुआत की गई कि हम में से कोई भी इंसान जो है परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि देखो सी ऑप्शन जो है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट एस हो रहा है, लेकिन एस स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन क्वालिटीज की, हालांकि कुछ ऐसी भी क्वालिटीज हैं। तो जब भी की टर्म आ गई मतलब वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद में आएगा कि हम कुछ क्वालिटीज के साथ में पैदा होते हैं, पी फर्स्ट, क्यू सेकेंड, एस थर्ड और आर फोर, ठीक है। पी क्यू एस आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। I am not sure how many of us are aware of the discrete, invisible and slender demarcation line that exists in any relationship। बोल रहे मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि किसी भी रिश्ते में एक बहुत बारीक सी, इनविजिबल सी बट एक लाइन होती है, डिमार्केशन होता है, मतलब एक बाउंड्री होती है, लिमिट होती है जो हर रिश्ते में मौजूद होती है। But I personally feel that most of the people give a damn to this and act as they wish or like। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में कुछ लेना देना नहीं है कि कहाँ हमने लाइन ड्रॉ करनी है, हमारी क्या लिमिटेशन है, क्या बाउंड्रीज हैं जिनको हमने क्रॉस नहीं करना है। बेशक पति पत्नी का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, बट उसके अंदर एक लिमिट है, हर एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, पर्सनल कुछ राइट्स हैं, उनके ऊपर हमने कहाँ लिमिट, कहाँ बाउंड्री क्रिएट करनी है इसका अंदाज़ा नहीं है ज़्यादातर लोगों को। और फिर वो कैसे करते हैं, जैसे उनका जो दिल आए वही करते हैं, दूसरा बंदा उस रिलेशन में क्या कर रहा है, उसकी क्या इच्छा है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते समझते नहीं। दिस यस इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस वन हैज टू लिव विद। अब ये मतलब इनकरेक्ट मतलब इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो गया। दिस मतलब इससे पहले कुछ होगा जिसके बारे में बोला जा रहा होगा, फिर बोला हाँ ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसमें इंसान को जीना पड़ता है। I have experienced and still experiencing
एंड आई एम स्टिल लर्निंग दिस। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ इसके बारे में, अभी भी सीख रहा हूँ, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया पी, जहां पे बोला कि मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, बट एक्चुअल में किसी भी रिश्ते में एक लिमिटेशन होती है, कुछ उसकी बाउंड्रीज होती हैं जिनको आपको पार नहीं करना चाहिए। बट लोग क्या करते हैं और बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, अभी भी कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ इन सब चीज़ों से। हाँ, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस बता दिया। और लास्ट पॉइंट हो गया बट आई पर्सनली फील दैट मोस्ट पीपल गिव अ कि, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो PSRQ ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ज्वाइन करने का लिंक भी, डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।